नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर नए सिरे से होगा आरक्षण। नगर निगम पालिका परिषद अधिनियम में होगा संशोधन। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी है। प्रस्ताव पास होने से सीटों का आरक्षण बदल जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने रिपोर्ट की है तैयार, तो रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी की जाएगी तय। तो एससी ने सरकार को 31 मार्च तक दिया था समय। रिपोर्ट को जल्द ही सीएम योगी को सौंपा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण की दी थी व्यवस्था। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट का आधार बनाया गया था, उस आधार पर अब रिपोर्ट तैयार हो गई है। सबसे पहले वो नगर विकास का जो मंत्रालय है वहाँ पे जाएगी, उसके बाद माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पास जाएगी, उसके बाद अनुमोदन के लिए कैबिनेट में जाएगी। उसके बाद माना जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी, जिसमें 2012-2017 का जो ट्रिपल टेस्ट था उसको आधार मान के किया गया था, पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अभी जो निर्णय दिया था हाल ही में चुनाव जनवरी में कि चुनाव में जब रोक लगाई गई थी, उसमें 2010 का एक अनुमोदन किया गया था कि 2010 की जो ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो आरक्षण है उसको लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें अब जो नई कमेटी जिसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें माना जा रहा है कि जो हिस्सेदारी है, ओबीसी की हिस्सेदारी है, पिछड़ों की हिस्सेदारी है, वो उस मानकों से तय की जाएगी। तो दोनों जो 2012 और 2017 की जो नियम थे, जिस ट्रिपल टेस्ट के दायरे थे, उनको माना जा रहा है कि उनको आधार को आप शून्य मान के जो नया जो 2010 वाला आ रहा है, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया की गई है, ट्रिपल टेस्ट की तरह ये की गई है, उसके तहत अब जो आयोग है इसकी रिपोर्ट मानी जाएगी और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आएगी। उसके बाद कैबिनेट मंजूरी के बाद ये हाईकोर्ट में जाया जाएगा। उसके बाद एक हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जाएगी कि आपके दिए हुए आधार पर हमने टेस्ट किया है, उसमें अब नई तरीके से आरक्षण लागू किया गया है और आगामी जो चुनाव है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए अपील की जाएगी। तो माना जा रहा है कि अगर जिस तरीके से प्रक्रिया है, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है, उसमें माना जा रहा है कि 31 तारीख के पहले ये पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और आगामी अप्रैल के मिड में या अप्रैल लास्ट से के आपको उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम और निगम जो चुनाव है, जो बहुत जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, उसकी तैयारी पूरी कर जाएगी और अप्रैल से लेके और मई तक के बीच में ये चुनाव करा लिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी चाहते हैं कि निकाय चुनाव बहुत जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि आपको आने वाले समय में 2024 की तैयारियों के लिए उतना ही समय मिलेगा और आपको अपनी जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। क्योंकि निकाय चुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखा गया है कि किस तरीके से एक सेमीफाइनल की तैयारी की जा रही है प्रदेश में और कहीं ना कहीं अपनी जो ग्रास रूट तैयारी है, जमीनी हकीकत जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए, अब 31 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो माना जा सकता है कि मार्च लास्ट तक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है और इस पर फैसला भी आ सकता है। देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है। ये सबसे पहले जो रिपोर्ट है ये विभाग में जाएगी, नगर विकास जो विभाग है उसमें जाएगी, उसकी आरक्षण जो प्रक्रिया है वो पूरी लागू की जाएगी। उसके बाद ये मुख्यमंत्री के पास जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट पूरी तरह की गई है, रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद इसको अनुमोदित किया जाएगा, जो जिस तरीके से कैबिनेट में इसको रखा जाएगा उसमें पास किया जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट में पूरी प्रणाली का जो रिपोर्ट है ये जाएगी और वहाँ पर अपील की जाएगी कि आपने जिस तरीके से हमें एक आदेश दिया था ट्रिपल टेस्ट कराने का, हमने नए आधार से ट्रिपल टेस्ट कराया है और जो पिछले दोनों आधार से उनको शून्य पर रखा गया है और अब हम इसकी तैयारी कर लिए हैं और हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। तो माना जाएगा एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया, क्योंकि अभी बीच में आप जान सकते हैं कि होली का त्यौहार भी है और उसके बाद जो तय समय है उसके पहले आप नहीं जा सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए आपका 31 मार्च माना जा रहा है कि हो जाएगा और अप्रैल मिड में माना जा रहा है कि अप्रैल मिड से लेके अप्रैल लास्ट तक निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जिसका एक बार फिर से जो माहौल पर हमने देखा था निकाय चुनाव में लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक एक गर्माहट देखने मिली थी, वो आपको अप्रैल में उसकी अप्रैल और मई में उसकी कहीं ना कहीं तपिश आपको देखने को जरूर दिखाई पड़ेगी। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मथुरा की करेंगे, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक दिवसीय दौरा है, जहां वेटनरी विश्वविद्यालय में 12वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें वो भाग लेंगी। वेटनरी विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को प्रदान करेंगी डिग्री। छात्र छात्राओं को संबोधित भी करते हुए राज्यपाल नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मथुरा दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहने वाली हैं, जहां पर वेटनरी विश्वविद्यालय जिसका 12वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें सम्मिलित होंगी और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आज मथुरा दौरे पर राज्यपाल रहने वाली हैं, क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर? देखिए, हम आपको बता दें, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, कल देर शाम मथुरा पहुंच गई थी और मथुरा में ही उनका रात्रि का उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया था और अभी वेटनरी कॉलेज में 11 बजे एक दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगे और दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के बाद पर वहां भी छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित भी करेंगे, प्रोत्साहित भी करेंगे और सब बच्चों से बातचीत भी। आनंदीबेन पटेल जब भी दीक्षांत समारोह में यहाँ पर पहुंचती है वेटनरी कॉलेज में, तो बच्चों से बात भी करती है। इनका कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा और 1 बजे के आसपास ये कार्यक्रम समाप्त होगा और आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो 1 बजे यहाँ मथुरा से रवाना होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो सुरक्षा की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल जैसे कल शाम को देर शाम यहाँ पर पहुंची थी, तभी यहाँ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था मथुरा पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी। अभी भी वेटनरी कॉलेज के आसपास सभी जगहों पे जो पुलिस है भारी बल में यहाँ पर तैनात है और बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि वहां पर जैसे कि लोग निकलने वाले जो हैं उनका रास्ता भी रोका गया। जब आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंचेगी और छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगी, सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर मथुरा के कप्तान ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जी, बहुत शुक्रिया महेश इस जानकारी को देने के लिए। तो जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जायजा लिया है व्यवस्थाओं का। तो मथुरा के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मथुरा कल शाम पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में करीब 11 बजे का वक्त है जब वेटनरी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का शुभारंभ होगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी और इस दौरान छात्र छात्राओं को संबोधित भी करेंगी और सम्मानित भी करेंगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा भी लगातार अधिकारी ले रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज मथुरा दौरे पर राज्यपाल हैं और इस दौरान वेटनरी विश्वविद्यालय में का दीक्षांत समारोह है, जिसमें वो शामिल होंगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? पर क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा सत्र है वो नियमित तरीके से हो। जो छात्र अपनी अध्ययन पूरा कर चुके हैं उनकी डिग्रियां उनको समय से मिले, उनके रिजल्ट उनको समय से मिले, परीक्षा परिणाम समय से घोषित हो। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश राज्यपाल की तरफ से ये सारे नियमितीकरण किए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में राम नाईक राज्यपाल थे उनके दौरान से चीजों को व्यवस्थित किया गया है। चूंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं तो लगातार जो पूरे प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके दीक्षांत समारोह में वो शामिल हो रही हैं। आज भी वो मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो छात्र जो कि मेधावी छात्र हैं को सम्मानित भी करेंगी, साथ ही साथ जिन छात्रों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है ऐसे छात्रों को डिग्रियों का साथ ही साथ उपाधि का वितरण भी राज्यपाल तरफ से किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर लगातार कहीं न कहीं जो राज्यपाल सचिवालय है वो कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उन सभी में जो छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं उनको समय से उनकी डिग्री और उपाधि मिले, साथ ही साथ जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाए और जो शिक्षा सत्र है उसको भी नियमित किया जाए। तो कहीं न कहीं उस दिशा में राज्यपाल लगातार कोशिश कर रही हैं। आज भी 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वो मथुरा पहुंच रही हैं। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ विधानसभा में लगेगी अदालत। विधानसभा अदालत के कटघरे में होंगे पुलिसकर्मी। विशेषाधिकार हनन सदन की अवमानना के मामले में सुनवाई होनी है। मामले में 6 पुलिसकर्मी कटघरे में खड़े होंगे। 2004 के एक मामले में ये सुनवाई होगी। विधानसभा सदन में लगाया गया कटघरा।
और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, आज विधानसभा में कटघरा लगाया गया है जहां पर सुनवाई होनी है पूरे मामले को लेकर। 2004 का ये पूरा मामला है और देखिए लगातार ये सुनवाई जारी है। आज क्या कुछ खास इस सुनवाई में रह सकता है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो भी उत्तर प्रदेश सदन के सदस्य हैं या किसी भी सदन के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनके विशेषाधिकार होते हैं। अगर उन विशेषाधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में वो सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर संबंधित अधिकारी को, कर्मचारी को या संबंधित व्यक्ति को तलब करा सकते हैं, जिसको लेकर ये मामला 2004 का है। उस दौरान बिजली सप्लाई न होने पर बीजेपी के जो तत्कालीन विधायक थे, जिसमें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना है वो स्वयं भी थे, उसके अलावा सलील बिश्नोई जो दूसरे विधायक हैं वो भी थे, ये प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिस दौरान भगदड़ हुई थी और भगदड़ में सलील बिश्नोई का पैर टूट गया था, जिसके बाद सलील बिश्नोई की तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में दिया गया था। हालांकि तत्कालीन समय में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और चूंकि समय बदलता गया और अब उस विशेषाधिकार हनन पर उन तत्कालीन 6 पुलिसकर्मियों को, जिनको की उन्होंने नामजद किया था, जिनकी लाठीचार्ज में सलील बिश्नोई की टांग टूटी थी, अब उनको आज बुलाया गया है। वो सभी जो 6 अधिकारी हैं, हालांकि उन पर आरोप पहले तय हो चुके थे लेकिन सदन की तरफ से कोई सजा नहीं सुनाई गई थी, तो आज विशेषाधिकार हनन में उनको यूपी विधानसभा में कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सदन के सदस्य हैं उनकी तरफ से उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए वो मुकर्रर की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह विशेषाधिकार हनन का मामला है जो कि सलील बिश्नोई की तरफ से 2004 में लाया गया था और आज इस पूरे मामले को सदन सुनवाई के बाद जो सजा इन 6 पुलिस अधिकारियों को दी जानी है जो कि तत्कालीन 2004 के समय में कानपुर में तैनात थे। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 ने यूपी को एक नई पहचान दी है। यूपी बीमारू राज्य के बंधन को तोड़ स्वावलंबी प्रदेश बनने की राह पर है। सिर्फ 5 से 6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है। अब यूपी का हर जिला विकास की राह पे निकल पड़ा है। GIS ने जिलों की क्षमता को विस्तार दिया है। 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये पहली बार हुआ है। GIS की वजह से सभी 75 जिलों में बम्पर निवेश हुए हैं। विकास से कोसों दूर रहे पूर्वांचल में 9 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। माना जा रहा है कि GIS से करीब 93 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों पर सभी निवेशकों, सभी वैश्विक समुदाय, कंट्री पार्टनर्स को विश्वास है। इसलिए भारत अगर दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला है। GIS और G20 समिट से नए भारत में यूपी विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित होने के लिए तैयार है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 IPS अफसरों के तबादले। अपर्णा गुप्ता बनी हैं SP महोबा, सुधा सिंह सेनानायक 47वीं वाहिनी PAC गाजियाबाद बनाई गई हैं। इसके साथ ही कल्पना सक्सेना SP PTS मुरादाबाद बनी है। तो 3 IPS अफसरों के तबादले हुए हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस चल रही है। एक के बाद एक स्थानांतरण और तबादले देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। कल्पना सक्सेना, ये 3 वो IPS अफसर जिनके तबादले हुए हैं।
जिनमें अपर्णा गुप्ता जो कि एसपी महोबा बनाई गई हैं, साथ ही सुधा सिंह सेना नायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद बनी हैं। कल्पना सक्सेना एसपी पीटीएस मुरादाबाद बनाई गई हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। ट्रैक्टर टू लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने निर्देशन में कार्रवाई की है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का लंगड़ा अभियान जारी है। तो शेरगढ़ थाना पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई तो ट्रैक्टर लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई, जहां ऑपरेशन लंगड़ा लगातार अभियान जारी है। तो ट्रैक्टर लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। तो मथुरा से ये खबर आपको दे रहे हैं। सूचना मिली थी कि एक लूटा हुआ ट्रैक्टर जो कि पैगांव में छिपा रखा था, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बदमाश यमुना पुल होते हुए जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष शेरगढ़ के द्वारा यमुना पुल पे चेकिंग आरंभ करी गई। उनको एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया। जब उस ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया गया तो उस पे जो बदमाश उसको चला रहा था वो वहां से कूद के भाग गया था। एक अन्य बदमाश जो कि उसमें बैठा हुआ था, उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी, जिसमें कि उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। उस बदमाश को जब पूछताछ की गई तो अपना नाम मोहन श्याम जो कि पैगांव का रहने वाला है बताया तथा इसका एक अन्य साथी जो फरार हो गया वो बिल्ला है उसका नाम, जो कि ग्राम फालैन का रहने वाला है। घायल बदमाश को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीलीभीत में पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। मुखबिर की सूचना पर गौकशी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोच लिया है। इस दौरान पुलिस ने गौकशी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं, जिससे पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की गई है। वहीं गौवंश वध आरोपी को पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भवानीगंज नहर पुलिया के पास गन्ने के खेत में पकड़ा गया है। वहीं प्रतापगढ़ में जुए की पड़ पर पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि 3 लोग गोली लगने से घायल हुए। तीनों घायलों को प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया गया है। सूचना पर फील्ड यूनिट और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस के खोखे को बरामद किया है। नगर कोतवाली इलाके के रूपापुर की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा पोल्ट्री में लगे जनरेटर की चपेट में आने से श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, खुर्जा की पोल्ट्री फैक्ट्री में मजदूर की काम करता था और इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें श्रमिक की मौत हो गई। तो मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। पीलीभीत में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। सड़क हादसे में साइकिल के उड़े पर खच्चे, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। तो आपको बताते चले कि युवक थाना विसलंडा क्षेत्र के मार गांव का निवासी था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप चालक को भी हिरासत में लिया। विसलंडा थाना क्षेत्र मार चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास NH 730 की घटना बताई जा रही है। वहीं आगरा में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर डीएसपी के नेतृत्व में यह बैठक की गई, जिसमें एसीपी थाना अध्यक्ष के साथ साथ सभी धर्मगुरुओं के कस्बे के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। वहीं बैठक में बताया कि त्योहार पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी।
पीस कमेटी मीटिंग में जन सामान्य के द्वारा कुछ बिंदु उठाए गए, उन पर आश्वस्त किया गया है। साथ में हमने भी जनसाधारण से अपील की है कि दोनों पर्व बहुत ही सौहार्द के साथ में, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जैसे पिछले साल में मनाया है उसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि इस बार भी अच्छे से ये त्यौहार संपन्न किया जाएगा। साथ में हमने इसके लिए अलग से व्यवस्था की है, फोर्स भी मुस्तैद रहेगा और मुखबिर तंत्र भी हमारा डेवलप किया हुआ है, उससे भी हमें लगातार इनपुट मिलते रहेंगे, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों, डीसीपी साहब, एसीपी साहब और थानाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में शमशाबाद और शमशाबाद के जो नगरवासी हैं, उनके अलावा जो देहात के लोग हैं, उसमें सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और आगामी त्योहारों को देकर आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाली होली का भी त्यौहार है, शब-ए बारात का भी मुसलमान भाइयों का त्यौहार है। इसमें विशेष करके अधिकारियों ने सब लोगों से इस विषय पर चर्चा की कि आने वाले इस त्यौहार को आप सभी लोग शांतिपूर्वक और विशेष अच्छे तरीके से एक दूसरे के स्नेह प्यार के साथ मनाने का काम करना है और जो भी यदि कोई परेशानी आती हो तो अधिकारियों के संज्ञान में लाना है, ना कि उसे तूल पकड़ाना है। और इस बीच रोडवेज यात्रियों के लिए खुशखबरी है, कल से चलेगी नई राजधानी एक्सप्रेस बसें। प्रदेश के सभी जिलों से लखनऊ तक सीधी होगी उपलब्ध। सुविधाजनक सफर के लिए एक्सप्रेसवे बस सेवा की योजना। एक्सप्रेसवे बसों में खाना बुक करने की भी होगी सुविधा। तो कल से ये एक्सप्रेसवे बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों से लखनऊ तक की ये सीधी बस उपलब्ध होगी। तो सुविधाजनक सफर के लिए एक्सप्रेसवे बस सेवा की योजना। एक्सप्रेसवे बसों में खाना बुक करने की भी होगी सुविधा। के सभी जिलों से लखनऊ आप सीधे पहुंच सकेंगे इस एक्सप्रेसवे बस सेवा की योजना से। इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां उमेश पाल शूटआउट केस का मामला, अतीक की पत्नी शाइस्ता की अर्जी पर सुनवाई आज। पुलिस द्वारा बेटे को हिरासत मामले में दायर की है अर्जी। हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई है अर्जी। तो सीजीएम कोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। पुलिस को आज कोर्ट में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी के मामले पर भी सुनवाई। अशरफ की पत्नी रूबी के पिता मंसूर ने दाखिल की है अर्जी। तो सीजीएम कोर्ट में दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होनी है। पुलिस को आज कोर्ट में दाखिल करनी होगी रिपोर्ट। वहीं अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी के मामले पर भी सुनवाई होगी। तो अशरफ की पत्नी रूबी के पिता मंसूर ने यह अर्जी दाखिल की है। तो उमेश पाल शूटआउट केस का मामला, जिसमें ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दोपहर 3 बजे वक्त है जब सुनवाई होगी। पुलिस के द्वारा बेटे को हिरासत मामले में दायर की गई है अर्जी। हिरासत में लिए जाने के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर 3 बजे सुनवाई होनी है। अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ट्रक और कार के बीच ये भीषण टक्कर देखने को मिली, जिसमें 10 लोग घायल हुए। सिद्धार्थ नगर से वाराणसी जा रहे था परिवार। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। जहांगीरगंज थाना अंतर्गत बावली चौक का ये पूरा मामला। अब खबर मथुरा से है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने होली के अवसर पर अपनी भजन एल्बम लॉन्च किया है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर पहुंचकर हेमा मालिनी ने भगवान के समक्ष भजन की सीडी लॉन्च की और भगवान से कामयाबी की प्रार्थना की। इस दौरान फैंस उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए आतुर नजर आए। सांसद हेमा मालिनी होली के अवसर पर होली की मस्ती में डूबी नजर आई। उन्होंने पहली सीडी भगवान के चरणों में अर्पित की। उसके बाद सीडी की पहली झलक अपने फैन के सामने रखी। हेमा मालिनी ने बताया कि वह अब तक करीब 15 भजन गा चुकी हैं।
नारायण अग्रवाल जी का लिखा हुआ ये उन्होंने बनाया ये पूरा गीत, जिसे विवेक प्रकाश करते हैं, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, जिस पर मुझे गाने का अवसर मिला। होली का एक गीत है, तो हर साल इनके कहने पे मैं एक होली का गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस बार भी मुझे गाने को कहा है नारायण अग्रवाल जी ने, तो ये गाया, आप लोग ज़रूर सुनिए। ये दिस इज द मेन सॉन्ग। होली के अवसर पर होली के ऊपर एक गीत गाया है, जिसे राधा रमन मंदिर में ही हमने उसका लोकार्पण किया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।